हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमितपाल। मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर, एक इन्वेस्टर हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम। सर, आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारी कुछ आदतें हैं, उन आदतों में हमें कैसे सुधार करना है। नॉर्मली हम बातें करते हैं अपनी हर वीडियो में हमें किस तरीके से, कहाँ, किस टॉपिक पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड्स भी बताए मैंने, लोन्स भी बताए, लोन से कमाने का तरीका भी बताया। उसके अलावा मैंने एक मेरी क्रेडिट कार्ड की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिनमें लोग का क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मेरे पास। उसके अलावा मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर भी काफ़ी वीडियो कवर की हैं। मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक को या पर्टिकुलर किसी भी ऐसी स्कीम को नहीं बताता, ताकि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि मेरे कहने पे आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ आप नुकसान कहते हैं। मैं हर बात कहता हूँ कि हमेशा एजुकेट होकर हमेशा कोई भी चीज़ करें, बिना सोचे समझे या किसी से सलाह लिए बिना कोई भी काम ना। जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक आज हमारा मेरे से, आपसे या हमारे देश की जो जनता है उससे रिलेटेड है। जो ये वो उन लोगों के लिए है जो लोग अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करते हैं कि भाई मैं इतना कमाता हूँ और इतने कमाने के बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं है, या मैं सेव नहीं कर पाता, पता नहीं मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। सर, इस क्वेश्चन को आप किसी से पूछने से बेहतर है आप खुद से पूछें। कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी पॉकेट पर, आपके बजट पर बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं, जिससे कि आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते वो चीज़। तो आज हम 2025 अब आने वाला है, तो इस जनवरी से मैं आप लोगों से होप करूँगा कि आप जो मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ आप अपनी हैबिट में डालेंगे, ताकि वो चीज़ें आगे तक आपकी जनरेशन को वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे। और उसी के साथ जिसकी फैमिली से आपके बच्चे जुड़ेंगे या आप जुड़ोगे, उनको भी ये वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वन बाय वन एक एक टॉपिक लेकर। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपना एक टॉपिक लेना। तो सर, सबसे पहले मैं लेके आऊँगा इम्प्रेशन। जो इसको हम बोलेंगे कि भाई मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। देखिए सर, इम्प्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है जो मैं अपने व्यवहार से, अपने नेचर से किसी को इम्प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने गली मोहल्ले में से कहीं से निकला, बड़ों के पैर छूने, उनसे नमस्ते राम राम करनी, जरूरत है तो उसको मदद करनी, यानी कि सोशलिटी मुझे कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गए लोगों को, और वो दिखावे के लिए नहीं, वो मेरे बिहेव में है, मेरे माँ बाप से मुझे संस्कार में। एक इंप्रेशन तो सर ये हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो हम अपने व्यवहार से दुनिया को इम्प्रेस करते हैं। सर, एक इंप्रेशन और चल रहा है, उसका कॉपी कैट, जिसको मैं कॉपी कैट ही बोलूँगा। वो आजकल 70 से 80% जो है ना, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, महिलाएं ज़्यादा अपना रही है वो चीज़। अच्छा पहनो ओढ़ो, भाई आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, आपका फैमिली का अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, सारे काम करने चाहिए, बट लेकिन ये होड़ नहीं करनी हमें किसी की भी। उससे अच्छी दिखूंगी और लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हमेशा अपोजिट होता है। आप बहुत अच्छा पहन लोगे, बहुत अच्छा खर्चा करोगे, तो लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यार इसने ना ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके पास, और आप नहीं करोगे तो इसलिए लोगों के बारे में नहीं सोचना। हमें अपनी फैमिली, अपने घर को देख के चलना है। हमें हमेशा ये चीज़ देखनी है कि भाई मेरे हस्बैंड ये कमाते हैं और हमारे मंथली ये प्लान होते हैं, हमारा घर का बजट ये है और हमारे पास ये सेविंग्स है, और इसके अलावा भी हमारे पास खर्चे हैं, तो हमें किस तरीके से इसी खर्चे में हमें मैनेज करना है। देखो, ऐसा इंप्रेशन किसी काम का नहीं है। ऐसा इंप्रेशन आपको बर्बाद कर देगा, कंगाल कर देगा, और आप कहीं के नहीं रहोगे। और कंगाल होने के बाद वही दुनिया जिसको आप इंप्रेस कर रहे हो, वही दुनिया आपसे ये बोलेगी कि भाई इसका तो दिखावा बहुत ज़्यादा। तो आप किसको इंप्रेस कर रहे हो? ऐसे इंसानों को इंप्रेस करने से बेहतर है आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को देखो, अपने बजट को देख के चलो, अपने घर को देख के चलो। इसी के साथ सर, मैं सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रुप। हमें कभी भी सर देखो, ग्रुप से मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी आस पड़ोस है या फिर आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ मत बैठो, बट आप प्लीज़ उन लोगों के साथ ना बैठो जो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाते हैं कि आप नीचे हो, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने ये लिया है आप ये नहीं ले सकते। आप उन कुछ, मैं देखता हूँ कुछ टीनेजर्स बच्चे होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर में माँ बाप से जाकर जिद करते हैं, फिर माँ बाप ऐसे ग्रुप में ना ऐड हूँ जो आपको कहीं ना कहीं अच्छा पुल पैक कर रहे हैं कि आप गड्ढे में गिर जाएं और फिर उसके बाद आप वहाँ से संभल ही ना पाएँ। तो आप अपनी नेचर में जोड़ डालें और अपने बच्चों को घर में जरूर समझा के रखें। स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चों से खासतौर से सावधान रहें जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपको हमेशा ये बोल के कहते हैं कि तेरे बस के नहीं है, तेरे पापा से नहीं होगा, या तू नहीं कर पाएगा, या ऐसा है या वैसा है। देखो, ऐसा आदमी ना तो कभी आपका दोस्त बन सकता है और ना ऐसा आदमी कभी भी आपका साथ दे सकता है। तो इसी के साथ सर, मैं अपना तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, जो है हमारा UPI का कम से कम यूज़ करना। देखिए सर, डिजिटलीकरण जो हुआ है उसके रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मोबाइल फ़ोन से वन क्लिक पे हो जाती हैं, और यही वन क्लिक कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पर भी फर्क डाल रहा है। आप कभी भी देखना, आप कभी गौर करना, या जब ये वीडियो आप देख लें तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी इसी मंथ से अपने जो है UPI की ट्रांजेक्शन निकालना,
और इससे पहले जब आप यूपीआई नहीं यूज़ करते थे तब की ट्रांजैक्शन निकालना, कम से कम आपको 5 से 7 हज़ार का फ़र्क मिल जाएगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है सर, आपको पता है ईज़ी टू पे है, यानी कि पैसे लेकर नहीं भी जाऊँगा ना, मेरे पास फ़ोन है, मेरे फ़ोन में बैटरी और इंटरनेट है, मुझे पेमेंट करनी है, क्लिक करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे जो एक्सपेंस को एक्सेस कर दे रही है। हम ये कार्ड ऐड कर लिया अपने यूपीआई में, वो कार्ड ऐड कर लिया, ये कर लिया, इसमें नहीं है, वहाँ पे कर लिया। मैं कहता हूँ कि करना चाहिए, बट लेकिन 1 या 2 कार्ड ऐड रखो और उनमें उतनी ही पेमेंट डाल के रखो कि भाई मुझे यहाँ तक ही मेरी आज ये मेरी जो एक्सपेंस लिमिट है ना मंथली, वो इतनी है और मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गई वो एक अलग बात है, उसके लिए आपके पास एक अलग से एक इमरजेंसी फंड होता है, बट लेकिन आपकी जो यूपीआई का जो सिस्टम है उसको ऐसा बनाए कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेंस जो है वो बढ़े नहीं, वो उतने ही रहे और आप उस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा भी उठाएं। ठीक है सर, तो इसी के साथ मैं अपना बात करने वाला हूँ, वो है मेरा टॉपिक सब्सक्रिप्शन। तो सर देखिए, सब्सक्रिप्शन आजकल हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन है। आपको कोई चैनल का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, सब्सक्रिप्शन से मेरा मतलब यही है कि एक 9 to 5 नौकरी करने वाला आदमी, आप कुछ समझ सकते हैं वो कितने चैनल देख लेगा शाम को 5 वर्किंग में, अगर वाइफ वर्किंग में है, बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 2 बजे के बाद आके बच्चों को रेस्ट भी चाहिए होता है, फिर उनका होमवर्क वगैरह होता है, उससे पहले फिर वाइफ है, अगर हाउस वाइफ है तो घर का काम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके हम कोई बहुत ज़्यादा बड़े विजेता बन जाएंगे या फिर हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली फ्रेंड्स को जो है ना वो शेयर कर देते हैं, करना चाहिए, ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं वो आपकी पॉकेट पे कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है। 2-4 अपने जो भी इंपॉर्टेंट है उनका अपना ले ली, इस चीज़ को भी अपनी हैबिट के अंदर आप जरूर डालें। लोन्स, तो सर हमें जो लोन्स होते हैं वो हमें बहुत सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता, मैंने ये भी बोला है कि लोन से आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोन्स हम जब लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल कि भाई हमें कहीं पेमेंट करनी है या हमें घर लेना है या हमें कोई कार लेनी है या हमें कुछ भी, मतलब इन द सेंस हम अपनी ज़रूरत पे लोन लेते हैं। बट लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं क्रेडिट भी, और आपका बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल, 10,000 यहाँ से ले लिए, 20 यहाँ से ले, 30 ले लिए। मैं कहता हूँ सर आप लोन ले रहे हो और वो लोन आपको बहुत ईजी मिल जा रही है, एक क्लिक पे आपका लगभग 2 घंटे 4 घंटे में आपको मतलब पैसे भी आ जाते हैं आपके खाते में। बट लेकिन आप ये समझ रहे हो जितना ईजी आपको वो लोग लोन दे रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ तो है नहीं? उनका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कभी देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका मिलेगा 25 से 30%। दूसरा, आप अगर आप गलती से आपकी एक EMI बाउंस हो गई तो आपके घर तक आ जाएंगे, आपके ऑफिस पहुंच जाएंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स को जिनका आपने रेफरेंस दिया था उनको आपको जो है ना कॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से आपके जो है ना इज्जत पे बात आ जाएगी, घर वाले पूछने लगेंगे, ऑफिस में बार बार बॉस पूछने लगेगा भाई क्यों नहीं हो रहे, ऑफिस में फ़ोन आ रहे हैं तुम्हारे जो है ना बैड डेब्ट से। तो कहने का मतलब यह है कि हमें लोन्स, और ख़ास तौर से एक चीज़ और याद रखें कि लोन जब भी लें तो अनसिक्योर्ड लोन लेने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ ना आप कुछ भी चीज़, मतलब आपकी ऐसी नहीं है, गारंटी में नहीं है कि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक वो लेके अपना कवर कर ले, वो आपकी फैमिली को परेशान करने लगता है। सिक्योर्ड लोन में होता ये है कि तो इंसान गया घर से, ऊपर से एक लायबिलिटी और आगे हमारे। लोन से बचें और लोन वो लें जो आपको ज़रूरत में है, और आप वो लोन जब लें जब आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी इनकम्स में से इतनी EMI हर महीने निकाल दूंगा, तो बहुत सोच समझ के। वैसे तो बैंक ही लोन आपको तब देगा जब आपका वो पूरा रिकॉर्ड बुक चेक कर लेगा कि इस इंसान ने कहाँ से लोन लिया है, कितनी EMI बाउंस की है, या कितने आज तक लोन जो है कितने बैंकों से कितने लोन लिए हैं, कितनी इंक्वायरी लगाई है, सिविल क्या है, वो सारी चीज़ें। बट लेकिन आपको भी ये जरूर सोचना है कि मुझे लोन मिल गया है, बट मुझे अब ये लोन चुकाना है और टाइमली देना है, और जितनी जल्दी हो सके मुझे लोन खत्म करके आगे बढ़ जाना है। तो हमें एक ये अपनी लाइफ में, अपनी 2025 में एक ये आदत जरूर डालनी है अपने अंदर कि मुझे लोन वो लेने हैं जो मेरी ज़रूरत के हैं। इसके साथ मैं अगले टॉपिक पे बात आता हूँ, टॉपिक नंबर 6। ये है हमारा इंश्योरेंस। देखिए सर, हमें इंश्योरेंस ज़रूर लेने चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं अपनी एक इंश्योरेंस की वीडियो में भी बोल चुका हूँ, हमें बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कभी नहीं लेनी चाहिए, और इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स प्लान से प्लीज़ बचें। मैं ये नहीं कहता वो बुरे होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिन्हें मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां भी आपका पैसा इसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और उसी हिसाब से आपको रिटर्न देती हैं। तो आप वहाँ किसी माध्यम को चुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और इंश्योरेंस लेने के साथ आपको एक लाइफ सिक्योरिटी भी मिल जा रही है। बट लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडोसमेंट पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, वो इतनी लिमिट में लेने चाहिए जितना आप अपने उनकी प्रीमियम पे कर सकें। साल भर में उसका एनुअली प्रीमियम जो आता है हमारा, वो हमें पे करना है, तो उसी चीज़ को अपनी पॉकेट देख के वो चीज़ें भी हमें लेनी चाहिए। तो एक ये आदत भी हमें सुधारनी है अपने हैबिट के अंदर कि किसी ने कोई प्लान बता दिया तो हमने ये इंश्योरेंस ले लिया,
और फिर उसके बाद 2-3 साल भरने के बाद कॉर्पोरेट नौकरी है, वो किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं पे कर पाए, वो बंद हो गया, यानी कि जो आपने पैसा दिया था वो भी चला गया आपका। वो मिल जाएगा बट लेकिन वो पॉलिसी की जो बेनिफिट्स हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। तो अपनी लाइफ में 2 इंश्योरेंस जरूर लें, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक अपना लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ये प्योर इंश्योरेंस है और अपना आपका लाइफ इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस है। 25 की एज में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो 25 साल के हैं, 25 साल से कम है, कोशिश करें अपना जो है लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लें, जो भी आपको उन्हें अच्छा लगे, जिस कंपनी का भी अच्छा लगे, जहाँ उन्हें कम प्रीमियम पे करें, क्योंकि आपको कम प्रीमियम पे अच्छे से आपको एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा और पूरी लाइफ का कवर मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस अपना अपने फैमिली का और अपने मम्मी पापा का जरूर लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ज़िंदगी से पहले आपको पहले सर्वाइव करना है। उसके लिए आप कोई इलनेस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके लिए इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, हॉस्पिटल में आपसे पैसे मांगे जाएंगे, वही हेल्थ इंश्योरेंस आपको वहाँ पे कवर करेगा। इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, टॉपिक नंबर 7, करीबी रिलेटिव्स पे पैसे सोच समझ कर खर्च करना। यानी कि सोच समझ कर मतलब कि एक तरीके से खर्च। इस देश के अंदर हम इमोशनली एक दूसरे से बहुत अटैच हैं। हमारा देश थोड़ा अलग है और हमारे कल्चर अलग है, तो उस चीज़ को अगर मैं बात करूं तो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं अपने माँ बाप को लेके, भाई बहनों को लेके, रिलेटिव्स को लेके, वाइफ बच्चे सबको लेकर। तो अगर मानो मम्मी पापा हैं, हम सोचते हैं कि भाई इन्हें तीरथ भेजो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं भेजो, बट लेकिन ईयरली या 6 मंथली एक प्लान बनाएं उनके लिए अच्छा सा, अच्छे से टिकट्स वगैरह उनकी बुक करें ताकि वो अपना घूमने जाएँ, घूम कर आएँ और उनका आशीर्वाद भी हमेशा आपके ऊपर बने रहे। ये नहीं है कि हमेशा भाई यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, वो एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंस है। उसके अलावा बच्चे ने बोल दिया पापा मुझे आईफोन चाहिए, भाई तुम्हें आईफोन चाहिए क्यों, फिलहाल तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए फिलहाल अंडर 18 तक मेरा नज़रिया कहता है बच्चे को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना चाहिए। घर में मोबाइल है उसी का यूज़ कराएं उसको। मैं ये नहीं कह रहा किसी के लिए रोक टोक, बट लेकिन मोबाइल देने से बच्चे उसका बेनिफिट्स कम, मिसयूज़ ज़्यादा करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है उसमें वो समझते नहीं है। वाइफ ने बोल दिया टूर पे जाना है, बिल्कुल जाइए, जैसे वाइफ है आपकी, लेकिन वो भी प्लान आप उसी हिसाब से मैनेज कीजिए कि भाई ईयरली हमें एक टूर करना है। भाई बहनों ने बोल दिया गिफ्ट चाहिए, कुछ चाहिए, ठीक है बिल्कुल देना है, बट लेकिन अपनी पॉकेट देखते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इमोशनली होके हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारी फैमिली या मैं खुद उस चीज़ में सफ़र करूं और फिर उन चीज़ों को पूरा करने के लिए मुझे कोई करप्शन करना पड़े या करप्ट होना पड़े। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट मेंटेन करना। देखिए सर, बजट होता है देश का, आपने सुना होगा, बजट होता है देश का, वर्ल्ड में हर देश बजट बनाता है। आप जिस कंपनी में या ऑफिस में काम करते हैं, खुद का बिजनेस है, आपकी शॉप है या आपका कुछ भी है, तो वहाँ भी बजट बनता है। तो जब सब अपना बजट बनाते हैं या आप सब अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, तो आप अपने घर की बुक्स क्यों नहीं मेंटेन करते? ये एक बहुत छोटी बात है, अगर आप इसे समझे ना, ये बात बहुत छोटी है लेकिन इसका रिएक्शन बड़ा बड़ा है। इसका इफेक्ट जो आपकी फैमिली पर पड़ेगा या आपके ऊपर पड़ेगा, या आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री को बिल्ड होना है, तो उसको अपने खर्चे और इनकम्स और अपने अदर इनकम्स फंड्स वो बुक्स मेंटेन करता है। उसका रीज़न है, वो ये जानता है कि भाई मुझे इसलिए ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी ताकि मैं फ्यूचर में वो गलतियां ना करूं जो मैंने अपनी फाइनेंस को लेके की है। इस तरीके से ये हमारा देश है। देश में बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि हम भाई हमारे इतने खर्चे हैं, यहाँ से हमारी इनकम्स हैं, हमें पब्लिकली पॉलिटिकली हमें ये करना है। तो जब सब बजट बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बनाऊँ अपने घर? हमें ये सोच, और बजट बनाने में सर कुछ भी नहीं है। एक एक्सेल शीट, अगर आपके पास लैपटॉप है, एक एक्सेल शीट लीजिए, एक एक्सेल शीट बनाइए, उस पर डेट डालिए, अपनी इनकम्स डालिए, अपना एक एक्सपेंस का रखिए, एक इमरजेंसी एक्सपेंस का अपना एक कॉलम बना लीजिए। उसके अलावा जो भी आपको लगता हो कि भाई ये मेरे एक्स्ट्रा एडेड है, वो चीज़ बनाइए। उनके नीचे वो चीज़ें डेट टू डेट अपना डालते रहिए। मैं नहीं कह रहा कि रोज़ लैपटॉप लेके बैठे, या अगर आप ऑफिस में हैं तो रोज़ लैपटॉप, लेकिन अपनी मिसेज को, खुद को ये समझा करके भाई जो आज खर्चे हुए हैं वो तुम लिख लेना। बाकी नहीं तो UPI है, सारी चीज़ें पता लग जाती है, कहाँ हमने क्या खर्चा किया, क्या पेमेंट की, UPI सारी पेमेंट करते हैं, वो चीज़ें लिखें। महीने के लास्ट में टाइम निकाल के किसी संडे को बैठ के आप और आपकी वाइफ ये देखें भाई हमने यहाँ खर्चा किया है, मेरी इनकम हुई है, कुछ में से हमारे एक्स्ट्रा खर्चे ये हुए हैं, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमें फ्यूचर में नहीं करने, जो फालतू हैं। तो सर जब आप ये चीज़ करने लगोगे ना, तो जैसे एक इंडस्ट्री बिल्ड करती है अपने आप को, कहते हैं ना, सुनते हैं कि पहले 2000 करोड़ की थी, अभी 10,000 करोड़ की होगी। आप कहीं ना कहीं देख लेना, आप अपनी
घर की जो ग्रोथ है या फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको आप बिल्ड करते हो। तो मैंने कहा था ना, ये बात बहुत छोटी है कि हमें अपने खर्चे इनकम से रखने चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी देते हैं, या ये वाली जो लिए मेरे लास्ट टॉपिक सुन के कहेंगे यार ये क्या बात है, मैं अपने घर के खर्चे करूँगा। मैं कह रहा हूँ भाई मत लिखो, ऐसे ही चलते रहोगे, लास्ट में फिर एक दिन फिर यही पूछोगे मेरे जैसे किसी इंसान से, किसी अपने फ्रेंड से, यार मैं कमाता इतना हूँ लेकिन खर्चे मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भाई खर्चे तो तुम लिखते ही नहीं, तुमने ये नहीं ट्रैक किया कि मैंने पिछले महीने क्या कमाया था और मैंने अभी इस महीने मैंने क्या कमाया और मैंने क्या खर्चे पिछले महीने करे और क्या महीने फिर दोबारा से मैंने कर दिए। भाई एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि आपने कहाँ खर्चे फालतू करे हैं और कहाँ अपने इनकम जनरेट कर सकते थे आप, या आपने की है तो वो आपको दोबारा करनी है। तो वो चीज़ आपको सब समझनी पड़ेगी। जब तक आप वो चीज़ नहीं समझोगे आप मतलब कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। आप यही चीज़ पूछते रह जाओगे लाइफ टाइम कि मैंने इतना कमाया, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। हम अपने बुजुर्गों से कईयों से सुनते हैं बात, यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया है बट लेकिन मुझे ये नहीं पता लगी वो पैसा गया कहाँ। हाँ, ज़मीनें ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, बहुत सारी जगह ले ली, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भाग के ना, चीज़ें अपने आसपास की अपनी इनकम से ना अपने घर के नज़दीक जनरेट कीजिए। मैं कह रहा हूँ 10 ना करके 5 होंगी, 5 हो जाएंगी। जो वो 5 हो जाएंगी ना, वो 5 ही आपको बेनिफिट दे देंगे। अपने बच्चे नज़र रख सकते हैं उन सब चीज़ों को। आप हो सकता है आप हैंडल कर रहे हो बट हो सकता है एक टाइम के बाद आप हैंडल ना कर पाओ उन चीज़ों को। तो प्रॉपर्टी लो बट लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर उसमें इनकम जनरेट करना और उसको कैसे मैनेज करना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव देहात से बड़ी बड़ी प्लॉटों को बेचते हैं और बेच के शहरों में आके जो है अपना एक 20-25-40 कमरे का एक ऐसा मकान ले लिया 300-400 गज का, जो जहाँ से उन्हें जो है ना महीने के 50-60-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बट लेकिन सर उसको संभालने के लिए आपको एक बंदा वहाँ पर्टिकुलर रखना पड़ेगा। तो ताकि कौन किराएदार कब आ रहा है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही कहीं पे, कोई नुकसान नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ आपको मैनेज करने के लिए एक आपको वहाँ पे एक मैनेजर टाइप एक बंदा रखना पड़ेगा वहाँ पे, तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे खर्चे ऐड होते चले जाते हैं। तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो लाइफ में और होप करता हूँ कि 2025 में आप मेरे द्वारा जो बताई हुई जो ये 7-8 जो ये आदतें हैं ये आप चेंज करेंगे ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करें। मेरा हमेशा लोगों से के लिए यही रहता है कि भाई जो मुझे समझ में आता है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये कोई चांद से या सितारों से सीखने वाली चीज़ तो है नहीं, ये हमें और आप पर डे की लाइफ में या हमारे आस पड़ोस में लोग सफ़र कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं आज वीडियो में। और ये चीज़ें हमें बदलाव करने से अगर हमें 2 पैसे का फ़ायदा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। इनसे आप खुद को बिल्ड करोगे, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी। जो चीज़ें आप पैसे दिखाकर, जो मेरा पहला पॉइंट था, जो पैसे दिखाकर आप जो दुनिया को इम्प्रेस कर रहे हो, यहाँ पर खुद इतना पैसा हो जाएगा तो लोग वैसे ही बिना, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अरबपति लोग होते हैं लेकिन हाथ में एक सोने की रिंग नहीं होती उनके। रीज़न है वो लोग इन चीज़ों को वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। और एक आदमी होगा 20,000-25,000 कमाएगा, 5-5, 10-10 हाथों में अंगूठियाँ, गले में 10-15 चैन, मतलब उसने सारा कुछ यहीं लगा दिया। अब दुनिया को दिखाना कि मैं अमीर हूँ। भाई ये कहाँ की अमीरियत है यार। अमीरियत और गरीबियत इंसान के नेचर से होती है। आपको अगर आपके अंदर जो अमीरियत वाली आदत है ना तो वो आपको अमीर बना देगी, और जो गरीबियत वाली आदत है ना वो आपको गरीब बना देगी। तो गरीब इंसान पैदा होता है, मरता नहीं है। मरता वही गरीब है जो इंसान खुद को पूरी जिंदगी ना उस गरीबियत का ताना दे दे के खुद को, मतलब उसने ये कर लिया कि मैं तो गरीब हूँ। और जो आदमी में दम होगा ना वो उठता है। और हमारे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर ऐसे, जो लोग एक लेवल से ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं और वो कहाँ जाके पहुँच गए हैं। उन लोगों ने चीज़ें मैनेज की हैं, उन लोगों ने चीज़ों को समझा है, उन लोगों ने इनकम जनरेट की है, एक्सपेंस उन्होंने कंट्रोल किए हैं, तब जाके वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उन्हें देख के खुश होते हैं, इसने इतना किया, उसने इतना किया। बिल्कुल अच्छी बात है, दूसरे को देख के मोटिवेट होना चाहिए, बट लेकिन तब मोटिवेशन के साथ हम उनसे जो सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में डालना भी चाहिए। तो ये आदतें वही आदतें हैं। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।